पाठ 10 बीज। माली काका, आप यह क्या कर रहे हैं? संदीप बेटा, मैं बीज बो रहा हूँ ताकि आप फल खा सकें। क्या इस इतने छोटे बीज से पेड़ निकलेगा? हाँ बेटा, बीज को मिट्टी में दबाएंगे, पानी डालेंगे, तब 8 से 10 दिन में जमीन से पौधा निकलेगा। फिर फल देगा क्या? अरे नहीं संदीप, फिर उस पौधे को धूप, हवा, खाद और कीटनाशक दवाई देंगे। धीरे धीरे वह वृक्ष बन जाएगा, फिर फल देगा। अच्छा, तब समय ज्यादा लगेगा? संदीप, समय आने पर सब होगा। मिट्टी के नीचे कुछ दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इस तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर अग्रसर हुआ। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। पौधों का अंकुर बाहर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, उसका नाम जड़ है। जो ऊपर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ और तना, ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह भी देखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को सब भेद मालूम हो गया है। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठ गई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी वैसे ही भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वस्तु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का रस माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार सूक्ष्म नलिकाएं हैं। इन सभी नलिकाओं के द्वारा भारी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा पेड़ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। माइक्रोस्कोप द्वारा अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तो ये होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं, तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसका ही सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेष कर डालते हैं और वही अंगार पेड़ के शरीर में प्रकाश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो, तब देखोगे कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अक्ष में जाने से पता चलेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में संचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस यानी स्पर्श पाकर ही
पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश और ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे और समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधों या हरियाली खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह ऐसे ही जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज और सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। एक तरह से देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई कोई पौधा 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है। सब पौधे मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र रहते हैं। बीज ही पेड़ पौधों की संतान है। बीज की सुरक्षा के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज क्या है? पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते होंगे। खुशी के मौके पर हम अपने प्रियजनों को निमंत्रित करते हैं। वैसे ही फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार कर कहते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बौद्धव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, संभव है घर न पहचान सको, इसीलिए तो रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा दिए हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खियाँ और तितली पेड़ पौधों के साथ चिरकाल से घनिष्ठता में है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। पेड़ पौधे अपने फूलों से शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से पेड़ पौधे का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खी एक फूल से परागण दूसरे फूल पर ले जाती है। पराग कण के बिना बीज फल नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ पौधे बीजों का पोषण करते हैं। जब अपनी जिंदगी के प्रति उनमें मोह माया न रहती है, संतान के खातिर पेड़ तिल तिलाकर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो जाती है। पहले हवा प्यार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थीं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का मात्र एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट जाती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है।